भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और स्थानीय सांसद महोदय ने एक भी विकास का कार्य पाटलिपुत्र क्षेत्र में नहीं किया है। और उनकी सरकार बनती है तो वो पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी का स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ये संविधान बचाने का चुनाव है। तो तेजस्वी ने हमारे चाचा जी के साथ सरकार में रखे, उन्हीं के हाथों से अपने बाप के घर से पैसे ला करके 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अगर इस बार हम लोग चूक गए तो शायद इस देश में कोई चुनाव भी नहीं होगा। उनकी इच्छा हमेशा रही कि मैं ही पद पे रहूं, मेरे सिवा और कोई ना आए, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो एमएलसी रहे, चाहे वो राज्यसभा के रहे, चाहे हमारे यहाँ से वो सांसद बने जो 18 वर्ष में देश की सेवा करने जाएगा और जो अब 22 वर्ष का होते होते उसको रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा उसको। जो हमारी गरीब बहनें हैं, रक्षा बंधन पे उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी हमारी सरकार देने का काम करेगी। तो ये है पाटलिपुत्रा का मुकाबला, जिसमें एक तरफ तो रामकृपाल यादव हैं और एक तरफ हैं मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, और उनका एक यहाँ पर कार्यक्रम है जिसके लिए वो आई हैं। पाटलिपुत्रा जो पूरी कंस्टिट्यूंसी है वो है तो नज़दीक बहुत पटना के, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर उम्मीद यही है मीसा भारती की कि यहाँ से इस बार, क्योंकि गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन अपना जोर गांव देहात के इलाके में दिखा रहा है, तो उनकी उम्मीद पूरी ये रहेगी कि किस तरीके से वो दमखम से ये सीट निकालने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि इससे पहले पाटलिपुत्रा जो है वो सीट आरजेडी नहीं निकाल पाई, क्योंकि रामकृपाल यादव जो हैं वही इस सीट पर मजबूत रहे और उन तमाम इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने यही बात सामने रखी कि किस तरीके से कार्य, एक बड़ा मुद्दा दिखाया जाएगा, कार्य जो किया है नरेंद्र मोदी ने। वो कहते हैं कि सड़कें देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त बनाई हैं, उसकी वजह से ही हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम बहुत अच्छे से अपने आप को ये दिखा पाएंगे कि हम जीत रहे हैं, हम विनिंग पोजीशन में हैं। मीसा भारती जी हैं। नमस्कार मीसा जी, मुकाबला कैसा चल रहा है आपका? देखिए, हाँ चुनाव तो चुनाव होता है जी, और इस बार मुझे लगता है कि जनता ने इस बार तय कर रखा है कि मोदी जी और जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, जो 10 वर्षों से इन लोगों ने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया, और खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 10 वर्षों में जितने भी उन्होंने वादे किए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, जो कि 10 वर्षों में 20 करोड़ होता है, बहुत बड़ी संख्या है, उसकी चर्चा इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी कभी भी नहीं की। इवन आज चुनाव हो रहा है तो भी वो चर्चा नहीं करते हैं, तो नहीं किया है तभी तो चर्चा नहीं करते हैं। किसानों की आय दुगनी कर चुके हैं क्या? एमएसपी कब लागू करेंगे? कुछ नहीं बता रहे हैं। आप देखिए 15-15 लाख लोगों के खाते में आने थे तो काला धन आ गया क्या वापस देश में? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रधानमंत्री जी ने ठगने का काम किया तो वो हमारा बिहार राज्य है। उसको कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, क्योंकि लैंडलॉक इलाका है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी यहाँ पे एक समस्या थी बेरोजगारी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने इस देश के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, 17 महीनों में उसने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो जो युवा वोटर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं बिहार के, उनमें एक अलग तरह का उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है और विश्वास है कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। और वहीं पे आप देखें ना, मोदी जी बहुत चीज़ों की गारंटी देते हैं लेकिन एक भी बात पूरा नहीं हुआ। और हम लोगों ने अपने वचन पत्र में कहा है कि हम लोग काम करके आपको दिखाएंगे। जो गैस सिलेंडर आज नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं 1200 रुपये में दे रहे हैं, उसको हम लोग 500 रुपये में देने का काम करेंगे, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। जो वृद्धा पेंशन आज यहाँ 400 रुपये दी जा रही है, उसको हम लोग 1000 रुपये करने जा रहे हैं। गरीब जो हमारी बहनें हैं, रक्षाबंधन पे उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी हमारी सरकार देगी।
और जो अग्निवीर योजना लेके आए थे 4 वर्षीय योजना, आप बताएं कि इस देश का नौजवान जो 18 वर्ष में देश की सेवा करने जाएगा और जो अब 22 वर्ष का होते होते उसको रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा उसको, और इस देश के प्रधानमंत्री जी 73 या 75 वर्ष, मुझे उनकी पूरी उम्र की जानकारी नहीं है, 10 वर्षों तक आपने इस देश पर राज किया, एक भी काम नहीं किया और एक और मौका मांग रहे हैं। और ये जो मौका आप तीसरी बार मांग रहे हैं, तो आपका विजन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? वही काम करना चाह रहे हैं जो आपने 2014 में और 19 में किया था, तो आपको बताना पड़ेगा। और जो ये 400 पार का इन लोगों ने जो नारा दिया है, अब तो प्रधानमंत्री जी कहीं किसी सभा में ये नारा नहीं दे रहे हैं, तो देश की जनता ने और खास तौर पर बिहार की जनता ने इनकी 400 पार की हवा निकाल दी है। मीसा जी, आपको लगता है कि ये जो 17 महीने का जो शासनकाल रहा है तेजस्वी यादव एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर, वो आप लोगों के लिए आप वो एक मेजर फैक्टर है जो आप लेकर के गांव-गांव जा रही हैं कि भाई ये देखिए ये नौकरी दी? नहीं, बिल्कुल आप, क्योंकि इसका दावा जेडीयू वाले भी कर रहे हैं कि भाई ये रोजगार तो बतौर चीफ मिनिस्टर हमने दिया। उनका तो दावा बनता भी नहीं है। देखिए, हम सरकार में जरूर थे उनके साथ, लेकिन तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के बेरोजगार भाइयों से, नौजवान भाइयों से जो वादा किया कि अगर उसको मौका मिलता है, उनको आप लोग मौका देते हैं और उनकी सरकार बनती है, तो वो पहले कदम से 10 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ नंबर से हमारी सरकार नहीं बनी और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे चाचा और हमारे अभिभावक, उनको पलटी मारने की एक आदत सी रही है। तो पहले वो भाजपा के साथ थे और जब तेजस्वी 20 के चुनाव में जब ये भाषण देते थे तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, इसको कोई जानकारी नहीं है, ये वहीं से लाएगा जिस केस में फंसा है या अपने बाप के घर से लाएगा। तो तेजस्वी ने हमारे चाचा जी के साथ सरकार में रखे, उन्हीं के हाथों से अपने बाप के घर से पैसे ला करके 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 19 और 24 में आप क्या फ़र्क देख रही हैं मीसा जी? क्योंकि उस समय भी बड़ा स्पिरिटेड कैंपेन आप लोगों ने लड़ा, यू हैड अ स्पिरिटेड कैंपेन, पर रिजल्ट नहीं आया आपका बिहार में आरजेडी के लिए। इस बार क्या अलग देख रही हैं? देखिए, चुनाव खास तौर पे क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार पे मेरा ज़्यादा रहता है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और एक भी 40 में से एनडीए गठबंधन और भाजपा के अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ना अपने काम पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं। हमेशा वो मोदी जी का चेहरा दिखा करके वो लोग चुनाव लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं, तीसरी बार भी वो लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि उस समय 14 में मोदी जी बहुत सारे वादे किए तो लोगों को लगा कि चलो एक बार इनको मौका देते हैं, 2 बार यूपीए की सरकार रही तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इस संसार का नियम है, हर एक चीज़ में परिवर्तन और चेंज होते रहना चाहिए, तो डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से लोग काम करते हैं, मौका मिलना चाहिए। तो एक वो था। 19 में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, शायद पुलवामा रहा हो, क्या रहा, या उनको उम्मीद थी कि चलो एक मौका दिया है, समय कम है, एक मौका और दे करके देखते हैं। लेकिन 10 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता है। जो 14 में वादे किए थे, जो उस समय जो इस देश का बेरोजगार और नौजवान था, उसकी उम्र तो ठहरी तो नहीं ना, 10 वर्षों में बहुत आगे निकल गई। वो किस इंतज़ार में बैठा रहेगा? तो अब लगता है उसकी सब्र की बांध टूट चुकी है और इस देश की जनता ने इस बार इनकी विदाई नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा सरकार की तय कर रखी है। पाटलिपुत्रा का जो मुकाबला है उसमें रामकृपाल जी का ये कहना है, मैं तब भी आरजेडी में परिवारवाद का सताया हुआ था, सोशल कॉज वगैरह तो वो लड़ नहीं रहे थे। और यहाँ इस सीट में भी देख लीजिए मीसा भारती जी जो हैं वो उसी परिवारवाद का प्रतीक हैं। आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो सांसद महोदय हैं रामकृपाल जी, हमारे चाचा भी रहे हैं, अभिभावक हैं, बड़े, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बिना पद के नहीं रहे। तो किसी एक आम कार्यकर्ता को अपनी जगह क्यों नहीं वो लेकर के आए? तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा हमेशा रही कि मैं ही पद पे रहूं, मेरे सिवा और कोई ना आए, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो एमएलसी रहे, चाहे वो राज्यसभा के रहे, चाहे हमारे यहाँ से वो सांसद बने। तो 5 बार, 6 बार, 7 बार वो रहे, हमेशा पद पे रहे। तो किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं पटना से मौका रामकृपाल जी ने दिया? खुद ही क्यों मांग रहे थे? लेकिन इस बार मीसा भारती यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा की जनता इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से 10 वर्षों से जो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और स्थानीय सांसद महोदय ने एक भी विकास का कार्य पाटलिपुत्र क्षेत्र में नहीं किया है, तो इस बार यहाँ जनता उनकी भी विदाई इस बार तय कर रही है। जनता इम्पेशेंट हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यू आर बॉर्न इन द ईयर 1976। आपका नाम का मतलब ही है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
वो उस समय के इमरजेंसी शासनकाल पर लालू जी ने आपका और राबड़ी जी ने आपको नाम दिया। आज का जो शासनकाल है उसमें आपको लगता है कि आपके नाम की कोई अहमियत है? क्योंकि इसको इस दौरान में भी लोग इसको इमरजेंसी से इसकी तुलना करते हैं। नहीं, उस समय एक स्टूडेंट मूवमेंट जेपी आंदोलन उस समय था और उस समय की गवर्नमेंट ने हमेशा एक एक्ट आया था जिस एक्ट के तहत हमारे पिताजी भी उस मूवमेंट से जुड़े थे और वो जेल में थे और उसी समय मैं पैदा हुई और जेपी ने मेरा नामकरण किया था, मीशा नाम रखा था। तो एक तरह से देखिए उस समय का जो एक तानाशाह जो सरकार की एक रवैया थी और उसी तरह से आज वो देखा जा रहा है कि आज भी 10 वर्षों से जो वो रवैया रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके, आरोप लगा करके उनकी जांच की जाती है, उनको उठा करके आप देखें ना, अगले दिन भाजपा एनसीपी के नेता के ऊपर आरोप लगाती है, दूसरे दिन उनको माला पहना के अपने घर ले जाती है। तो अब वो कैसे वो वहाँ से दोषमुक्त हो गए, मतलब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहा। तो ये भी प्रधानमंत्री जी को चुनावी भाषण में बताना चाहिए कि आखिर जो विपक्ष के नेता जिनके ऊपर आप आरोप लगाते आए हैं तो वो कैसे एक दिन में ही कैसे वो मतलब एकदम स्वच्छ छवि के बन जाते हैं। तो ये ज़रा हम लोग को भी बताइए। वहीं हम लोगों ने एक बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, जनता के बीच बीच आते हैं और मीडिया में भी ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि ये असंवैधानिक है, तो आखिर प्रधानमंत्री जी को सामने आके, चलिए मान लीजिए जनता के सामने नहीं जाते, कम से कम मीडिया के सामने आकर के तो अपनी बातों को रखे। और हमने तो एक छोटी सी बात कही थी कि भाई जब आप आरोप लगा रहे हैं और सारे विपक्ष के नेताओं की जांच हो रही है तो हमारी भी सरकार आएगी, तो ये जो आरोप सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रश्न उठाया है तो हम लोग भी इसकी जांच करेंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो भी जेल के अंदर जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द कॉन्टेस्ट मीसा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस। तो ये थी मीसा भारती जी, आपने सुना तमाम इश्यूज पर मीसा भारती ने बात की। पाटलिपुत्रा का मुकाबला जो है वो रोचक है और जो आरजेडी का वोटर है और जो आरजेडी को ट्रेडिशनली वोट करता है, अगर इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाए या किसी कारणवश अगर नेता बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर दे तो ये वैसा वोटर है जो कि आकर के टोक भी देता है, बिल्कुल इंटरव्यू के बीच में जैसे हुआ था कि इतनी देर से वेट कर रहे हैं, छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मीसा भारती रामकृपाल यादव को, जो कि उनके परिवार के एक सदस्य भी रह चुके हैं, अभी भी हैं और वो किसी और पार्टी में चले गए और वहाँ से जीत रहे हैं, तो क्या इस बार मीसा भारती पाटलिपुत्रा से हरा पाएंगी या फिर से एक बार रामकृपाल यादव, जिनका ये कहना है कि ये जो सड़कें बन रही हैं, जो नेशनल हाईवे बन रहा है, ये सब मुझको चुनाव जिताएगा, क्या ये कारण बनेगा उनकी दोबारा जीत का? मुकाबला रोचक है, इस वजह से 4 जून का इंतज़ार पाटलिपुत्रा के लिए तो द रेड माइक को रहेगा।